हाँ भाई देखो, इसमें एक ये प्रश्न था, ये रहा 75 नंबर। हाँ भाई दिख रहा है। निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प बताना है। अभी पढ़ा था हमने राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी थी। पहला कथन तो ये है। और दूसरा कथन ये है कि नागौर दरबार, ये आ गया 1570 में, बीकानेर के राव कल्याणमल, मैंने बाकायदा नाम लिखवाए आपको, और जैसलमेर के रावल हर राय, इसका भी नाम लिखवाया मैंने आपको। जैसलमेर से कौन गया? बूंदी से सुरजन राय खड़ा गया, आमेर से भगवंत दास गए, और मारवाड़ से राव चंद्रसेन और उनका भाई मोटा राजा उदय सिंह आया। मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बोलो की थी कि नहीं की थी? तो यानी कि ये दो जो कथन दिए हुए हैं ये क्या हैं? दोनों ही सही हैं। प्रथम दृष्टि में देखने पे तो यही लगता है कि दोनों ही कथन जो हैं वो क्या हैं? सही हैं। और शायद है कि जब तक इसकी ऑफिशियल, हालांकि कोचिंग वालों ने सबने इसमें अलग अलग अपना राय दिया है, मोस्टली सबने क्या कहा है, ए और बी दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ी सी बुद्धि ज़्यादा लगाएं, अभी मैं वेट करूंगा ऑफिशियल आंसर की क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। अब वो पूछो डाउट क्यों है। यहां आया है राव चंद्रसेन राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी थी। यही चीज है, यही है बात। तो बात पहली नजर में सही लग रही है और जहां तक है ये सही माना जाएगा, दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट कहां आकर हो जाता है, जब मैं किस वंश की बात करूं? मेवाड़ की। क्योंकि यहां के जो राणा उदय सिंह थे वो भी मुगल सत्ता और अकबर को क्या दे चुके थे? चुनौती दे चुके थे। बात समझ में आई? यहाँ इन्होंने भी चुनौती दी है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं इसका जो इतना ज्यादा इसमें डीप घुसेंगे नहीं, और इसके दोनों ही कथन जो है वो क्या माने जा रहे हैं? सही माने जाएंगे। तो अकबर की ही तो अधीनता नहीं मानी थी इसने भी। 1567-68 चित्तौड़ अभियान किस पर किया था अकबर ने? टाका हुआ हो गया पूरा तीसरा, तो ये भी तो उसकी सत्ता को चुनौती देना ही था। बात को नहीं समझा? गहराई। लेकिन ये थोड़ा और गहरा अगर हम जाएं तो है। बाकी तो मैं ये खुद ये मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें उत्तर जो माना जाएगा वो ऑप्शन डी माना जाएगा। ए और बी दोनों ही क्या है? सही है। लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगाएं तो ये बात आती है। भाई आप समझें, अगर यहां क्या होता, मेरी कॉपी में देखना मैंने क्या लिखवाया है, राव चंद्रसेन राजस्थान के प्रथम राजपूत राजा थे, ये मैंने लिखवाया है। लेकिन कैसे? जिन्होंने अकबर की अधीनता ना मानकर पूरा जीवन जंगलों में बिताया। तो फिर कथन ही कैसे बन रहा है राव चंद्रसेन नाम नहीं देगा तो? है ना? हाँ एक ही। उसके हिसाब, मैं तो खुद ही कह रहा हूं ना कि ऑप्शन दोनों ही क्या है? ये सही है। मैं तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बात कर रहा हूं कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो ये भी एक चांस बन सकता है। बाकी वैसे इसका उत्तर यही सही मानेगी संस्था भी। ऑफिशियल आंसर की भी जब आएगी तो ये दोनों ही कथन क्या माने जाएंगे? सही। प्रश्न आया राव चंद्रसेन जो हमने पढ़ा उसी तरह में से ये प्रश्न है। आगे बात करें, एक यहां आपको 73 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो ये रहा 73। अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? यहां ऑप्शन दिया है शाहबाद, कांकवाड़ी, बयाना और कुचामन। ठीक बात। ये एक दो बच्चे हैं जो दुर्ग पढ़ चुके हैं मुझसे, कल्चर में पढ़ चुके हो ना? भूल गए होगे क्योंकि कॉपी उठा के देखी नहीं होगी, मैं याद दिलाए देता हूं। ये हम कल्चर की क्लास में पढ़ रहे थे, ये मैं ही दिख रहा हूं, है ना? ये शेरगढ़ 12 पढ़ा, ये नीचे पढ़ा शाहबाद दुर्ग पढ़ा, और यहां पर हमने लिखा हुआ है ये एक पक्षी जो कैसा है? अलल पंख। आई बात समझ में? सुन ले भी आगे, अलल पंख पक्षी। इसके अलावा तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? शाहबाद। ये एक पक्षी है
पक्षी क्या है, एक हाथी है एक्चुअल में ये, मतलब एक हाथी है और एक बहुत बड़ा बाज जैसा कोई पक्षी है जो उस हाथी को अपने पंजे में उठा के क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ऐसा कुछ चित्र है ये। जब मैं क्लास में ये पढ़ा रहा था तो वीडियो आपको अगर दिखाऊंगा, उसमें बताया भी है मैंने कि ये किस तरह से उसके मेन गेट पर बना हुआ चित्र है, जिसको कहा जाता है अलल पंखी, वही है ये। इसके अलावा मैं बार बार कहता हूं कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो परीक्षा में बने ही किसके लिए होते हैं, छोड़ने के लिए। उनमें से है ये प्रश्न नंबर 74। तुम्हारे जचे जिसके नोट्स में उठा के देख लेना, सबने सवाई प्रताप सिंह के समय ये लिखवाया होगा कि इनके दरबार में गंधर्व 22 यानी 22 विद्वान रहते थे। हर किसी की नोट्स में और कॉपी में मिलेगा, लेकिन उन 22 विद्वानों के नाम किसी ने भी नहीं लिखवा रखे होंगे ढूंढ के, कोई नहीं लिखवाता यार। अब ये वो प्रश्न हैं जो कैसे बने हैं, छोड़ने के लिए। इसने कह दिया कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में नहीं था। अब इनमें से एक आधे नाम तो लिखवा रखे हैं, मैंने भी लिखवा रखे हैं, लेकिन सारे नाम नहीं लिखवा रखे हैं, तो यहां आके दिक्कत हो जाती है। इसमें ये आएगा उत्तर साहिब राम, ये ईश्वरी सिंह के। इसका नाम चित्रकला में दिखा सकता हूं मैं, है किसी के पास कल्चर की कॉपी? इसमें सीधा सीधा मैंने प्रताप सिंह के दरबारी चित्रकार नहीं लिखवा रखे। प्रताप सिंह के सीधे दरबारी चित्रकार भले मैंने ना लिखवा रखे हो, लेकिन चित्रकला वाले टॉपिक में मैंने ये क्लियर लिखवा रखा है कि साहिब राम जो थे वो ईश्वरी सिंह के दरबारी चित्रकार थे। किसके? तो अपन को बाकी तीन पे ध्यान ही क्यों देना, जब अपन को ये लिख रखा है कि साहिब राम किसका समकालीन था, ईश्वरी सिंह का, और यहाँ किसके पूछे गए हैं, प्रताप सिंह के। बस मिल गया उत्तर, कर दो क्या, साहिब राम। लिखा है ना, मुझे पता है, मैंने तो पहले भी कहा है पुराने बच्चों को, तुम्हारी कॉपी में कौन सी चीज कहाँ लिखी है मुझे पता है, क्योंकि लिखवाई मैंने है। ईश्वरी सिंह में चित्रकला के टॉपिक में मिलेगा, साहिब राम आदम का चित्रण बनाते थे, तो वही नाम यहाँ मिल रहा है। तो हमको बाकी तीन ऑप्शन भले हमने ना लिख रखे हों, लेकिन ये एक नाम तो लिख ही रखा था, और इसको हमने किसके साथ जोड़ रखा है, ईश्वरी सिंह। प्रश्न में आया है प्रताप सिंह, लगा दो बस, बुद्धि लगानी क्यों है ज्यादा। ये भी प्रश्न इनडायरेक्टली अपनी कॉपी में मिलेगा तुमको, ठीक। इसके अलावा आगे फिर ये कल्चर में से ही है प्रश्न, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 नृत्य दे दिए, नहीं दिख रहा अभी, ठीक है, अभी ठीक है। एक दिया 13 ताली कामड़ जाति, सही है क्या? पदराला गांव पाली लिखवा रखा है। रामदेव जी के जो अनुयायी हैं, कामड़िया पंथ उन्होंने चलाया, उस जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। महिला प्रधान नृत्यों में मैंने पूरी लिस्ट लगवा रखी है तुमको, कौन सा नृत्य व्यावसायिक है, कौन सा किस जनजाति का है, कौन सा किस जाति का है। शुरुआत ही टॉपिक की वहीं से की थी मैंने, डिटेल तो बाद में लिखी थी। पहली शुरुआत कहाँ से की थी कि कौन सा क्षेत्रीय नृत्य है, देख सकते हो कॉपी में किसी के पास अगर है, कौन सा क्षेत्रीय है, कौन सा व्यावसायिक, कौन सा जनजाति है, कौन सा जाति है, वहीं से ही मिल जाएगा ये आपको। 13 ताली कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेती हैं? मंजीरा। कितने? 13। बात समझ नहीं? हाँ, 4 हाथों में, 2 तो ऐसे, 2 यहाँ कोहनियों में, और बाकी के पैर में, और बैठ कर किया जाता है ये नृत्य, ठीक बात। अरे उस क्लास में जिस दिन नृत्य पढ़ा रहा था, डांस यहाँ चला के भी दिखाया था मैंने कैसे होता है 13 ताड़ी, है ना। अग्नि नृत्य, जसनाथी संप्रदाय अंगारों पर क्या बोलते हैं नाचते हुए? हाँ, फायरे, फायरे तो नहीं बोलते ना, वो भील बोलते हैं, ठीक है। सर पे क्या फोड़ते हैं? मतीरे फोड़ते हैं, जसनाथी का ही है, सही है ये भी ऑप्शन। तीसरा है फड़ नृत्य, कालबेलियों का, और चौथा है चक्री, कंजर का, सही है क्या? कंजर जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? और ये नृत्य करते समय एक विशेष प्रकार का पायजामा पहनती हैं, क्या कहलाता है? पूसणी। क्या कहलाता है? पूसणी। कंजर जनजाति की महिलाएं सुंदर होती हैं, याद रखना। कंजर जनजाति में जब आदमी मरता है, अरे सुन लो,
कंजर जनजाति में जब आदमी मरने की स्थिति में होता है तो उसके मुंह में गंगा जल नहीं डालते, बल्कि शराब की बूंदें डाली जाती हैं, वही कंजर जनजाति। तो अब यहाँ ये जो नाम आया है फड़, कालबेलिया, फड़ एक्चुअल में कोई नृत्य है ही नहीं। फड़ तो एक कला है जिसमें लोक देवताओं के, लोक देवियों के या और किसी के जीवन का क्या किया जाए, चित्रण किया जाए। किस पर? कागज पर या कपड़े पर? तो वो होता है फड़। कहाँ की प्रसिद्ध? शाहपुरा। कौन सा परिवार? जोशी या सोनी? हो गए ना कंफ्यूज? जोशी। सोनी परिवार सेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। ठीक है ना? ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और यार सोनी था कि जोशी था। समझ गए क्या कह रहा है? हाँ, छावली क्या है? छावली पता नहीं किस बारे में है छावली। गीत हैं वो, गीत, गीत जो उनकी प्रशंसा में गाए गए। नीम का थाना, शेखावाटी में, जहां तक मुझे याद है। क्या हो गया उत्तर? कालबेलिया। तो कालबेलियाओं के नृत्य जो है, फड़ नाम का कोई नृत्य नहीं पड़ा। शंकरिया होता है, पणिहारी होता है, इंडोणी होता है, चक्री भी कर लेती हैं, नागिन डांस भी होता है, लेकिन ऐसा फड़ नाम का कोई डांस नहीं होता है। बगड़िया होता है, भीख मांगते समय बगड़िया होता है, ये सब नृत्य होते हैं, लेकिन ऐसा कोई नृत्य नहीं होता है। पछेवड़ा, ये तो कई बार आया हुआ प्रश्न है, ये तो रटा हुआ है। आथम सुख, पछेवड़ा, ये रटे हुए हैं। ये किसका है? ये पुरुषों का। जसनाथ जी से संबंधित स्थान नहीं है। कर्त्रियासर, गोरखमलिया, ये एक तगड़ा प्रश्न दिया, बागथली, पोलावास। अब इसमें क्या है, ये दो तो सबको पता है कि ये तो जसनाथ जी के ही हैं, लेकिन इनमें है दिक्कत असली, इनमें। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं, एक आधे प्रश्न हर पेपर में ऐसे होते हैं जो थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। वहां ये थोड़ा सा वैसा ही प्रश्न है जसनाथ जी के। इसमें 50-50 लाइफलाइन ले ली सबने, मजाक नहीं। ये दो ऑप्शन तो सबको पता है। कर्त्रियासर, जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ वही है, और गोरखमलिया, यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तपस्या की थी। दिक्कत सबको कहाँ आई? इन दो में, पोलावास और बागथली। और यहीं अटके हैं ज्यादातर। तो या तो इसको छोड़ के आए हैं मोस्टली बच्चे, फैक्ट है ये, या तो इसको छोड़ के आए हैं, और या फिर तुक्का मार के आए हैं। कोई ये करी आया, कोई ये करी आया। क्योंकि ये भी वही प्रश्न है जो मुश्किल ही किताबों में या नोट्स में नॉर्मली देखने को मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि अपने में ही नहीं, तुम ढूंढ के देखो। समझे बात? तो ऐसा एक आधा प्रश्न बेटा पेपर में होता है। 100 में से 100 प्रश्न करने के नहीं होते हैं, मैं बार बार तुमको यही कहता हूं। और 100 में से 100 करने के चक्कर में अगर जाओगे ना, तो यकीन मानो 100 में से 100 तो छोड़ो, 100 में से 50 आना भी भारी पड़ जाएगा। अपनी तैयारी 80% लेके चलो। ये मान के चलो कि 20% प्रश्न तो मेरे को छोड़ने हैं, दिक्कत नहीं है, उनसे सिलेक्शन मेरा नहीं रुक रहा। अब हम क्या करते हैं, 100 के चक्कर में 80 पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। 80 की अपनी तैयारी नहीं, और 100 की बात करनी है अपन को। ठीक, इसका ये बताया जा रहा है उत्तर। देखो, आएगी ऑफिशियल आंसर की तो पता चलता है। इसके अलावा 79 देख लो। अरे एक आखिरी प्रश्न है भाई, 79 यहां आया है कि निम्न उत्सव, एक आखिरी प्रश्न है यार, देख लो यार। निम्न उत्सव या मेलों को ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार काल क्रम में, अपन जो कैलेंडर काम में लेते हैं जनवरी फरवरी, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर ही है, ठीक है ना? तो उसके अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। क्या करना है? व्यवस्थित। मान लिया भाई तुमको पता है, लेकिन एक बार देख तो लो। इसमें क्या किया है प्रश्न में, नॉर्मली तो क्या होता है कि सीधा सीधा पूछ लेते थे अब तक, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न में वो थोड़ा सा खेल गए। और खेल क्या गए ये भी सुनना, कि उसने काल क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करने की बात कह दी। अब यहां जो सिर्फ केवल ये रट के बैठे थे कि ऊंट महोत्सव बीकानेर मनता है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, वो बैठे ही रह गए।
क्योंकि ये तो उनको पहले से ही पता है कि कहाँ बनते हैं, अगले ने तो उनका क्रम पूछ लिया, ये ले। अब क्या करें? अब इसमें देखो, हाँ, अब इसमें देखो, ये मैं कल्चर की ही एक क्लास में, मेले त्योहार की क्लास में पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने पूरे तो त्योहार लिखवाए, हर एक महीने में कौन कौन सा क्या क्या मनाया जाता है अपने फेमस। उसके अलावा पशु मेले राजस्थान में कौन कौन से कहाँ कहाँ भरते हैं, राज्य स्तरीय कितने भरते हैं, बिना राज्य स्तरीय कहाँ कहाँ भरते हैं। और फिर मैंने उस टॉपिक के सबसे लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव लिखवाए थे, और उन्हीं महोत्सव में ये पतंग, ऊंट, मरु फरू ये सब आ रखे हैं। और इसी में जरा ध्यान से देखो तो यहाँ दिखेगा कि जब मैंने ऊंट बताया है तो उसमें यह भी बताया कि बीकानेर में भरता है और कब भरता है, दिख रहा है लिखा हुआ। आई बात समझ? यानी जो वो प्रश्न पूछ रहा है अपन ने वहां तक गए हैं अपन, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ नाम लिखवा के ही छोड़ा हो। और ये मैंने शायद लगभग 3-4 महीने पहले पढ़ाया होगा। इसके आगे अपन नहीं गए, बस यहीं पे छोड़ दिया। अगली किसी परीक्षा में हो सकता है और इसके आगे कूद जाए, लेकिन फिलहाल तुम इतना भी याद रख लोगे तो काम बन जाना है। मैंने पहले भी कहा, ब्रह्मा तो मैं भी नहीं हूं कि ये सोच पाऊं कि यार किस गहराई कहां तक जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं मेरी एक कोशिश कर सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि यार इतनी तक चीजें आ सकती हैं, और उसी आधार पर आपको बता रहा हूं। और इतना ही तुम याद रख पाओगे ये भी निश्चित मान लो, इससे ज्यादा गहरी चीजें और याद भी नहीं रख पाओगे। तो अपना काम जब इतने से हो जाएगा तो फिर अपन को ज्यादा बुद्धि लगानी क्यों है? दिख रहा है यहाँ, पहला ही नाम मिल गया। ऊंट महोत्सव कब मन रहा है? जनवरी में, बस। और बाकी ये तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया, बाकी मैंने सब पूरा मेले त्योहार पूरी 4-5 क्लासों में पढ़ा रखा है वो, तो वहां आपको वो बाकी के भी मिल जाते। जैसे इसमें आ गया ये पहला ही, ऊंट ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु कब आती है? मई जून। और ये ऊंट कब भर गया? जनवरी। तो ये तो निश्चित हो गया कि पहला ऑप्शन तो क्या आएगा? ये आएगा। अब देख लो एक किस किस में आ रहा है, एक आ रहा है या तो किसमें, इसमें, और या फिर इसमें। बाकी ये तो हो गए दोनों रिजेक्ट, एक ही प्रश्न से, मतलब एक ही ऑप्शन से दो हमने रिजेक्ट कर लिए। अगले पे चले, ग्रीष्म मई जून, ठीक है। पुष्कर मेला कार्तिक के महीने में भरता है। कब भरता है? कार्तिक। और कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर, पूरी लिस्ट बनवा रखी है मैंने, पुरानी कॉपी उठा के देख सकते हो। अक्टूबर नवंबर, तो जनवरी पहले आएगी कि अक्टूबर नवंबर? तो एक नंबर तो पहले आएगा और अक्टूबर नवंबर बाद में, मई जून के बाद में। यानी पहला तो एक होना चाहिए, दूसरा 2 होना चाहिए, फिर आना चाहिए पुष्कर। महावीर जी मेला ये अभी तक हमको नहीं पता, ये मान लो चलो 3 हमको पता चल गए कौन कौन से। ऊंट जनवरी में, ये मई जून में, और पुष्कर जो है वो अक्टूबर नवंबर, ये मान लो। अब इन 2 ऑप्शनों में से पहले और दूसरे में से सेट करने की कोशिश करो। मैं तरीका बता रहा हूं कि अगर एक ऑप्शन ना भी आए तो हमको क्या काम में लेना है, घबराना नहीं है। फर्स्ट में तो आ गया ऊंट, इस ऑप्शन में 2 नंबर पहले और इसमें 4 नंबर पहले है। अब यहां दिक्कत आएगी बस कि ये जो 2 नंबर है वो तो क्या है, मई जून, और इसमें जो 4 नंबर है वो क्या है, श्री महावीर जी मेला। महावीर जी का मेला भी मैंने पढ़ा रखा उन 5 क्लासों में। करौली में भरता है श्री महावीर जी का मेला, किस महीने में? चैत्र के महीने में। और चैत्र का महीना जो होता है वो कब आता है? मार्च अप्रैल में। पूरी लिस्ट बनवा रखी है मैंने, ये पुरानी कॉपी में देख लेना। तो कौन सा महीना, मई जून पहले आएगा या मार्च अप्रैल? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? क्या काम, आ गई बात समझ? क्लियर है, काम हो गया। ठीक, तो ऐसे कुछ ये 5-7 प्रश्न आए थे, सुबह ही देखे थे मैंने, तो मैंने कहा चलो आज इनको बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं। प्रश्न तो और भी थे इस पेपर में, ग्रंथि क्या। ये आ गया एक प्रश्न ग्रंथ वाला, आ गया। ग्रंथ के टॉपिक में भी मैं बकायदा दिखा सकता हूँ मेरी क्लास, उसमें मैंने
बहुत सारी किताबें लिखवाई हैं, और लिखवाने के बाद फिर ये कहा था कि बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मैं क्या कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि हजारों किताबें हैं, हम सारी किताबें नहीं लिख सकते। तो इसलिए इस कहा है मैंने ये बाकायदा, जानते हैं पुराने बच्चे, इसलिए इस टॉपिक में से कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऊट पटांग किताबें आ जाती हैं। डरना नहीं है, जो तुमको नहीं आ रहा वो किसी को भी नहीं आ रहा, ये फैक्ट मान के चलना। और जिसने 1000 किताब याद रख ली वो फिर ब्रह्मा बन गया भाई, समझ गए? वो फिर पीटीआई की तैयारी नहीं, वो फिर सीधा यूपीएससी आईएएस बनेगा फिर वो। क्लियर है? तो इसलिए डरना नहीं, 2-4 प्रश्न छूट भी जाए तो, ठीक है ना?